यस, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। मैंने लास्ट क्वेश्चन जो कंप्लीट किया था वो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया था। क्वेश्चन 6 कंप्लीट किया था लास्ट टेक्स्ट बुक पर। अभी क्वेश्चन नंबर 7 पहले नहीं करूंगा, पहले करूंगा क्वेश्चन नंबर 8। तुम लोग क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लो। नए फॉर्मेट पे नाम लिख लो, पायनियर लिमिटेड और ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000 फटाफट नया फॉर्मेट ले लो, नाम लिख दो। कंपनी का नाम है पायनियर लिमिटेड और ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2001। नया फॉर्मेट लेके लिख दो ये सब। पहले ट्रायल बैलेंस देख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल है, कॉल्स इन अरियर्स है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर, जनरल रिसोर्स, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स है, रॉ मटेरियल्स है। प्रोविजन पर टैक्स देते गधे लोग, करंट टैक्स देना चाहिए, डिफर्ड टैक्स अलग से देना चाहिए। फिर ट्रेड रिसीवेबल्स, एडवांसेस, डिविडेंड पेएबल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये ओपनिंग बैलेंस है पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, अनसिक्योर्ड लोन और ये क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल्स। एडजस्टमेंट्स के नाम पे खाली 6 एडजस्टमेंट है। सबसे पहला दिया हुआ है 2000 शेयर्स वर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। डेट नहीं दिया तो एज्यूम करेंगे विद इन 5 इयर्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स दिया हुआ है 52,000। एसेट्स का कॉस्ट दिया हुआ है और ऊपर जो है वो डब्ल्यूडीवी है, तो डिफरेंस डेप्रिसिएशन हो जाएगा, पीएफडी हो जाएगा। फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन स्टेट लोन विद स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव ऑफ 7,500 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और साथ में सिक्योरिटी। अरे कोई एडजस्टमेंट्स में दम ही नहीं है। बैंक बैलेंस इंक्लूड्स 2,000 with which is not a scheduled bank, nonsense। और ये लास्ट वाला तो एडजस्टमेंट के नाम पे धब्बा, ये तो एडजस्टमेंट ही नहीं है। बोलते हैं the company had contract for erection of machinery at 150 which is still incomplete। अरे काम चालू हो गया था तो मैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोल देता था। ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही है, कॉन्ट्रैक्ट ही इनकम्प्लीट है, तो ये तो खाली इंफॉर्मेशन है, छोड़ दो। नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना है तो लिख देना, बाकी कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका। चालू करते। We'll start with adjustments। बोलते 2000 shares were issued for consideration other than cash। तो पहले शेयर कैपिटल तो लिखना पड़ेगा। 100 रुपए का है तो 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 एज, लेकिन फुल्ली कॉल्ड अप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कॉल्स इन अरियर्स है। फुल्ली कॉल्ड अप तभी लिखते हैं जब कॉल्स इन अरियर्स होता है, और वो नोट लिख देंगे साथ में कि 2000 shares were issued for consideration other than cash। निकालो सॉल्यूशन। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। गो टू शेयर कैपिटल। देखो मेरे को ऑथराइज तो दिया नहीं, वैसे ये अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जो अपन कर रहे हैं। ऑथराइज्ड इज नॉट गिवन। उसके नीचे लिखो इशूड एंड पेड अप। हाँ, इशूड एंड पेड अप में लिख दो 10,000 इक्विटी शेयर्स of ₹100 each, comma, fully called up
10 lakhs. पहले कॉल्स इन अरियर्स नहीं लिखना, पहले वो नोट लिखना. ऑफ द अबव, of the above 2000 shares, of the above 2000 shares were issued as fully paid up for consideration other than cash. Of the above 2000 shares were issued as fully paid up for consideration other than cash. अब लिखो less calls in arrears. हाँ, लेस कॉल्स इन अरियर्स. कितना कॉल्स इन अरियर्स? 1000 है. तो ये हो गया 9,99,000. 9,99,000. ये फाइनल हो गया. शेयर कैपिटल इज फाइनलाइज्ड. नेक्स्ट आइटम क्या है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर. लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर. Yes, now in today's lecture I will start the module question. Module question मतलब अपने textbook के question शुरू करता हूँ. हाँ, लैंड, बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद एक लाइन छोड़ के लिखना. प्लांट एंड मशीनरी, फिर से एक लाइन छोड़ के फर्नीचर. एक लाइन छोड़ के फर्नीचर. लैंड तो डेप्रिशिएट नहीं होता है. मशीनरी तो होता है. माइनस पीएफडी. हाँ, लैंड की वैल्यू 2 लाख है, वो तो सीधा इधर लिख दो. लेकिन तुम देखो, मेरे को एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ ये सब आइटम्स. बिल्डिंग 4 लाख का कॉस्ट है. ये देखो ना, कॉस्ट बोला हुआ है. कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज 4 लाख. फिर कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के बाद में कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख, फर्नीचर 62,500. 7 लाख और ट्रायल बैलेंस में आउटर कॉलम में जो दिया हुआ है वो WDV है, तो डिफरेंस PFD हो जाएगा. ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग दिया है 3,50,000. इसका मतलब है 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया. PFD आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन. ये साल का तो मेरे को दिया नहीं. और प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 525 और 50 है.
तो ये 12,500 का पीएफडी हो गया और 7 लाख में से माइनस करो ना 525, 7 lakhs minus 5,25,000. This comes to 1,75,000. 1,75,000 का पीएफडी। चलो ये सब हो गया मेरा। एक और एडजस्टमेंट हो गया मेरा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मैंने पहले एडजस्टमेंट नंबर 3 कर दिया, देख लो ये यहां तक हो गया। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल्स में 52,000 आर ड्यू फॉर मोर देन 6 months। तो ट्रेड रिसीवेबल्स है कितना, देखो जरा। ट्रेड रिसीवेबल्स ये रहा, ट्रेड रिसीवेबल्स है 2 lakhs, इसमें से 52,000 मोर देन 6 months। $52,000 अगर मोर देन 6 months है तो 1,48,000 अदर्स हो गया। डेटर्स outstanding for more than 6 months, others बाहर ही निकाल दो 2 lakhs। Take 2 lakhs to the next column। चलो ये एडजस्टमेंट भी हो गया मेरा और साथ में ट्रेड रिसीवेबल्स का पोस्टिंग भी कर दिया मैंने। 3 एडजस्टमेंट हो गया। Adjustment, the balance of rupees 1,50,000 in loan account with State Financial Corporation is inclusive of 7,500 interest accrued but not due, मतलब outstanding interest। एक मिनट, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का एक लोन है ये रहा। अब इसका काम करते हैं। इसमें 7,500 का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो अदर करंट लायबिलिटीज में जाएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लोन 7,500 और बाकी को लॉन्ग टर्म बोरेंग्स में ले जाओ। तो 1,50,000 में से अगर 7,500 रुपये निकाल दिया, अगर 1,50,000 में से 7,500 रुपये निकाल दिया तो ये हो गया 1,42,500। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लोन और साथ में उसका सिक्योरिटी भी दे रखी है उन लोग ने, that it is secured, the loan is secured by hypothecation of plant and machinery। देख लो ना, हाँ जहां पे हाईलाइट किया वहां तक तो हो गया था, ये भी लिख देते। the loan is secured by hypothecation of plant and machinery। secured by hypothecation of plant and machinery। ये लो और एक एडजस्टमेंट हो गया ट्रायल बैलेंस के पोस्टिंग के साथ। अब बोलते हैं बैंक बैलेंस इंक्लूड्स 2,000
with Perfect Bank Limited, which is not a scheduled bank. फर्क क्या पड़ता है? कैश बैलेंस लिखो 30,000, लिखो कैश बैलेंस, $30,000। फिर कौन सा बैंक बोला है? परफेक्ट बैंक, $2,000। शेड्यूल्ड बैंक, परफेक्ट बैंक तो शेड्यूल्ड बैंक नहीं है, तो टोटल बैंक बैलेंस 1,47,000 था, तो उसको 145 कर दो, क्या फर्क क्या पड़ता है? 147 का ब्रेकअप कर दिया मैंने, 247 था तो 245 कर दो, 247 था, एक मिनट, 147 नहीं था, हाँ 247, तो 2000 और 245 को अलग कर दिया, और क्या? So 2,47,000 plus 30, 2,77,000, yeah. 2,77,000, ये एडजस्टमेंट भी हो गया। और लास्ट वाला तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है एक्चुअली। कॉन्ट्रैक्ट फॉर इरेक्शन इज स्टिल इनकम्प्लीट। अरे वर्क इनकम्प्लीट बोलता तो कैपिटल WIP बोलता था, कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है, छोड़ दो। तुमको नोट्स टू अकाउंट्स में लिखना तो लिख लेना, बाकी तो कुछ नहीं है इसका। छोटी सी ट्रायल बैलेंस है, आधे से ज्यादा आइटम्स तो हो गए। चलो ये जनरल रिजर्व, एक बीच में गैप दिख रहा है, भरो इसको। जनरल रिजर्व 2,10,000, लिखो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 2,10,000। इन्वेंट्री है, ट्रायल बैलेंस में इन्वेंट्री सीधी जाएगी बैलेंस शीट में। फिनिश गुड्स 2 लाख, रॉ मटेरियल्स 50,000, इन्वेंट्री 2,50,000। फिनिश गुड्स inventory of finished goods 2 lakhs, this is 50,000, so total comes to 2,50,000। ढाई लाख, 2,50,000। फिर क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स 68,000, बैलेंस शीट में लेके जाओ, बैलेंस शीट में लेके जाओ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये पिछले साल का, ये साल का तो देना चाहिए था। ये साल का तो एडजस्टमेंट ही नहीं दिया टैक्स का। प्रोविजन फॉर टैक्स 60, कितना दिया है? 68,000। फिर उसके बाद
देखो ना, सीधा बैलेंस शीट आइटम सी है। एडवांसेस डेबिट है, मतलब एडवांसेस गिवन है। ये कितना एडवांसेस गिवन है? 42,700। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में डाल दो। पिछले बार भी शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में डाला था एडवांसेस। एडवांसेस गिवन, कितना एडवांसेस है? 42,700। फिर क्या है? डिविडेंड पेबल, एनीथिंग पेबल अदर देन बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटीज, go to other current liabilities and write there. डिविडेंड पेएबल, कितना डिविडेंड पेएबल? डिविडेंड पेएबल इज कितना? 60,000। हाँ, 60,000 का डिविडेंड पेएबल हो गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 86,700। तुमने देखा इसमें एक भी इनकम एक्सपेंसेस नहीं दिया, मतलब इसमें पीएनएल का कोई काम ही नहीं है। तो ये करंट ईयर का ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्रोविजन पर टैक्स दे दिया ना उन लोगों ने। देखो यहाँ पे कितना है प्रॉफिट एंड लॉस? 86,700। ये करंट ईयर का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पकड़ लो इसको। क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स वो करंट ईयर का ही है फिर, क्योंकि पीएनएल उन्होंने टैक्स कैलकुलेट करके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही चालू किया। वो सैम लिमिटेड का प्रॉब्लम किया था ना, वैसा ही है। लेकिन उसमें तो क्लियरली बोला था ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर सरप्लस आफ्टर टैक्सेशन। यहाँ पे बोला नहीं है, लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही है। हाँ चलो, फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट? लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स ले लो इसको। और ट्रेड पेबल्स 2 लाख। लॉन्ग टर्म लोन्स कितना है? लॉन्ग टर्म लोन्स 1,21,000। अनसिक्योर्ड लोन्स टोटल बाहर निकाल दो ना। 2,63,500। ट्रेड पेबल्स है 2 लाख का लास्ट आइटम। ये लो, इससे सारे ट्रायल बैलेंस के भी आइटम्स हो गए और एडजस्टमेंट पहले ही कर चुके अपन लोग। 2 लाख, ये हो गया 67,500। है ना? मेरा प्रॉब्लम यहीं से चालू हो जाएगा। ऑथराइज 9,99,000। एप्रोप्रिएशंस कुछ है ही नहीं मेरे पास। $86,700। तो फिर अभी इसका टोटल अगर बाहर निकाल ले तो 2,96,700 हो गया। देख लो,
2,96,700 एक काम करो लिखी दो ना तुम लोग। 2,96,700 ये टोटल बाहर निकाल लेता हूँ। 9,99,000 प्लस 296,700 12,95,700। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो है ही नहीं। हाँ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है 2,63,500। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये 263,500 ही बाहर आ जाएगा। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के नाम पे भी कुछ नहीं है। ट्रेड पेबल्स 2 लाख रुपए अभी लिखा था अपन ने, और ये 67,500 लिखा था, 67,500 लिखा था। शॉर्ट टर्म प्रोविजन वो प्रोविजन फॉर टैक्स था, करंट टैक्स 68,000। ये भी बाहर निकाल लो। 2,67,500 प्लस 68,000 3,35,500 3,35,500 प्लस 2,63,500 प्लस 12,95,700। So 18,94,700। बैलेंस शीट 18,94,700 से टैली होना चाहिए। चलो नोट नंबर 10 में चले जाओ, इनका टोटल जरा मारते हैं। $2 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 5,25,000 and plus 50,000 11,25,000 हो गया। इंटेंजिबल्स है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो 11,25,000 ही बाहर आ जाएगा। नील नील 11,25,000 फिर 2.5 लाख फिर 2 लाख फिर 277 ये नील और ये 42,700। ये तो सारे नोट्स रेडी है। जाओ बैलेंस शीट में चले जाओ। ये आ गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एसेट साइड में सबसे पहला 11,25,000। दिस इज नील 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 नील। सो 11,25,000 ही बाहर आ गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे कुछ नहीं है। इन्वेंट्री है 2,50,000 की। हाँ ट्रेड रिसीवेबल्स भी है अपने पास। ट्रेड रिसीवेबल्स है 2 लाख का। उसमें इंटरनल ब्रेकअप था 52,000 मोर देन 6 मंथ्स 148 अदर ऐसा कुछ था। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंस था 2,77,000 का। शेड्यूल्ड बैंक, अदर देन शेड्यूल्ड बैंक कैश बैलेंस। अदर करंट एसेट्स के नाम पे कुछ नहीं है। और ये 42,700 है अपने पास। जरा इन सब का टोटल मारो। 4,50,000 250 प्लस 2 लाख इज 4,50,000 प्लस
2,77,000 plus 42,700, 7,69,700, 7,69,700 के साथ ऐड कर दो प्लस 11,25,000, 18,94,700। देख लो टैली हो गया 18,94,700। सो पीएनएल अकाउंट का कोई आइटम ही नहीं दिया था ना। अच्छा एग्जाम में ऐसा अगर तुम पहले प्रॉब्लम रीड करके ही करने वाले हो तो एग्जाम में तुम पीएनएल बनाना ही नहीं, सीधा बैलेंस शीट का फॉर्मेट और नोट्स टू अकाउंट्स। और वैसे भी नोट्स टू अकाउंट्स में पीएनएल का तो कोई नोट्स बनाता नहीं, पीएनएल के नोट्स तो सारे मैंने इधर ही फिट कर दिए। सो ये वाला प्रॉब्लम भी हो गया। बस अब इसके बाद एक ही प्रॉब्लम और बचता है, ओनली वन प्रॉब्लम इज रिमेनिंग, ऑल अदर प्रॉब्लम्स वी हैव प्रिपेयर्ड। ये अपना प्रेजेंटेशन है जो क्वेश्चन 1 से लेके अभी तक चेंज हुआ ही नहीं। दिस इज आवर प्रेजेंटेशन। बस एक फॉर्मेट और बना के रख लो, फिर उसके बाद वो लास्ट प्रॉब्लम कर देता हूँ। मैंने एक एक प्रॉब्लम ही किया है, तुमको आराम से सहूलियत से सॉल्व करो, तुम्हारे कन्वीनियंस से सॉल्व करो और प्रैक्टिस करो। 3 बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो एग्जाम में तुम लोग फाइनल अकाउंट छोड़ोगे नहीं। अरे डिफिकल्ट है ही नहीं कुछ। मेरे को टाइम नहीं मिलता, अगर टाइम मिले ना तो आई विल टेक फुल सिलेबस एंड देन यू विल कम टू नो अरे सीए इंटर इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, एकदम मजे का काम है। इंटर का सिलेबस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, चलो दैट्स इट, आई स्टॉप हियर दिस लेक्चर। और इसके बाद वाला जो होएगा वो लास्ट प्रॉब्लम होएगा, दैट विल बी द एंड ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स विद 8 + 4 12 क्वेश्चंस। काफी सारे क्वेश्चंस हो गए, काफी सारे क्वेश्चंस हो गए। 8 + 4 मिला के 12 क्वेश्चंस हो जाते हैं। और सब वो स्टार्टिंग के 8 क्वेश्चंस तो इतने मैंने सारे एडजस्टमेंट्स ले लेके तुम्हारे लिए टॉपिक को सिंप्लीफाई कर दिया। करो प्रैक्टिस अच्छे से एंड दिस टॉपिक इज नॉट डिफिकल्ट, इनफैक्ट नथिंग इज डिफिकल्ट। आई हैव टेकन योर फुल ग्रुप 1, मैंने पूरा ग्रुप 1 का अकाउंट्स ले लिया है तुम्हारा, पूरे ग्रुप 1 का अकाउंट्स एज वेल एज आई हैव टेकन ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। करो अच्छे से, major syllabus I have taken and I have simplified each and everything, even difficult in standards like AS 22, then EPS का AS 20, फिर उसके बाद में AS 19, सबको सिंप्लीफाई किया तुम्हारे लेवल पे। AS 19 तो करते हो तो हायर परचेज ही लग रहा है, हायर परचेज जैसा ही बना के रख दिया, क्योंकि वही है मेरा हायर परचेज टॉपिक, उसके साथ कनेक्टेड है। फाइनेंस लीज हायर परचेज होंगे। चलो आई स्टॉप हियर, करो प्रैक्टिस अच्छे से और इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर।